हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे जिसके कारण जो है क्लास में इतना बड़ा गैप आ गया, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो सब चीज़ ठीक हो रहा है, जिससे कि अब जो है क्लास हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। वीडियो जो है आ जाएगी अच्छे से टाइम पर आपकी, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए और पढ़ाई जो है आप लोग जारी रखिए। हमेशा जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए और आगे जो भी अभी आपका वीडियो आएगा सभी चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिए थे। सेकेंड चैप्टर में हम लोग थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में थे फिजिक्स के, तो उसका 2 लेक्चर भी समाप्त हो गया था। तीसरा लेक्चर में हम लोग जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा लेक्चर। तो सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग कहाँ पे हैं? फिजिक्स में हम लोग हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि अपवर्तन में हैं हम लोग, प्रकाश के अपवर्तन में हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जान लिए थे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इन सभी चीज़ों के बारे में समझ चुके थे, ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दोनों वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ पर आप जाइए, पहली वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप लोग तीसरी वीडियो पे आइए। अगर नहीं आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे हम आई बटन पे आपको दे दे रहे हैं पहला लिंक, पहला वीडियो का, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हमारा टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो है एक तरह का नियतांक है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक एक नियतांक है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसे सूचित किससे करते हैं? तो अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है म्यू से, और म्यू इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जैसा कि आपको सोच रहे हो कि अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक तो नियतांक है, ठीक है, इस बात को हम जान गए कि नियतांक है, ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो नियतांक के साथ साथ अपवर्तनांक जो है किसी भी माध्यम का व्यवहार को बतलाता है, माध्यम के व्यवहार को बतलाता है कि वह किस तरह से वो माध्यम कार्य कर रही है। अर्थात माध्यम हम बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि एक कांच अगर हम लोग ले लें माध्यम, कांच के साथ साथ और एक माध्यम हम लोग ले लेते हैं वायु, ये हो गया। और एक और माध्यम हम लोग ले लेते हैं इधर जल, और उसके साथ ले लेते हैं वायु, और एक ले लेते हैं वायु, और उसके साथ क्या ले लेते हैं, या फिर जल ले लेते हैं, और उसके साथ क्या लेते हैं? कांच, ठीक है। ये हम लोग 3 तरह के अपवर्तनांक लिए, यानी ये एक अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक है, ये भी अपवर्तनांक, सॉरी ये भी माध्यम है, माध्यम है, माध्यम है, माध्यम है, सभी चीज माध्यम है। तो इस माध्यम का कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा। कैसे? अब जो है अपवर्तनांक जब कांच से वायु में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, पाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि कांच जो है वो सघन है, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। और वायु क्या है? विरल है, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। अब यहाँ पे जल क्या है? सघन है, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। और वायु क्या है? विरल है, किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। अब आगे देखते हैं, जल क्या है? विरल है, ध्यान में रखना है। यहाँ सघन था लेकिन यहाँ विरल हो गया, कैसे? कांच के सापेक्ष, और कांच क्या हो गया? सघन हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? यानी कि हर अपवर्तनांक का भले इधर इसका बदल जा रहा है कि ये सघन है, विरल है, लेकिन इसका जो अपवर्तनांक एक पॉइंट होगा कि ये अपना व्यवहार जो है वो नहीं बदलेगा। कहने का अर्थ है कि अगर इसका कुछ पॉइंट है, अपवर्तनांक है यानी कुछ पॉइंट है, इसका कुछ पॉइंट है, इसका कुछ पॉइंट है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, तो वो हर एक कंडीशन में सेम रहेगा। अगर जल का इस कंडीशन में कुछ पॉइंट है तो वही इस कंडीशन में भी होगा, ठीक है। कांच का यहाँ जो रहेगा इस कंडीशन में भी कांच का वही रहेगा। कहने का ये है हमारा,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। और अपवर्तनांक क्या करता है? व्यवहार को बतलाता है। किसका व्यवहार? किसी भी माध्यम का व्यवहार को बतलाता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अपवर्तनांक होते कितने तरह के हैं? तो अपवर्तनांक बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो तरह के? देखिए अपवर्तनांक जो है दो तरह के होते हैं। सबसे पहला अपवर्तनांक जो है निरपेक्षिक अपवर्तनांक होता है, निरपेक्षिक अपवर्तनांक। और दूसरा जो है वो क्या है हमारा? तो दूसरा है अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर आप लोग जानना चाहें सॉल्यूट, और इसको इंग्लिश में जो है रिलेटिव। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए आगे निरपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो निरपेक्षिक अपवर्तनांक जो है किसी भी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो क्या कहलाती है? निरपेक्षिक अपवर्तनांक। बात समझ में आया? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, या फिर उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं उसको जो है म्यू एम से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? म्यू एम से। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि म्यू एम बराबर सीबी बटा में सी एम। सीबी क्या है? तो सीबी निर्वात में प्रकाश की चाल है, और सीएम क्या है? सीएम जो है माध्यम में प्रकाश की चाल, और इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? तो अपेक्षिक अपवर्तनांक कहता है कि दूसरे माध्यम का में प्रकाश की चाल बटा पहले माध्यम के प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि दो अपवर्तनांक दिए हैं 1 और 2। क्या दिए हुआ है? 1 और 2, दो तरह के अपवर्तनांक हैं। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाती है, या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम की अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यानी कि ये क्या हो गया? हम ये कह सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को तो अपवर्तनांक क्या होता है? म्यू होता है। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक। यहाँ क्लियर हो गया यहाँ तक बात? चलिए आगे चलते हैं। वाली कुछ बात क्या है वहाँ पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा नोट। पहला नंबर क्या है? अभी हम जस्ट क्या बताएं कि 2μ1 जो है किसके बराबर होगा? C2/C1 के बराबर हम बोले हैं ना। लेकिन अब आगे देखिए, अभी क्या लिख सकते हैं? μ1 बटा में μ2, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि 2μ1 × 1μ2 = 1। कैसे? देखिए 2μ1 को हमने क्या लिखा? μ1 बटा में μ2। 1μ2 को नहीं लिख सकते हैं? μ2 बटा में μ1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो घटाने के बाद एक आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है यहाँ तक? जब एक आ गया, अब देखिए तो 2μ1 × 1μ2 = 1 है, तो 2μ1 हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 1μ2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब 1μ2 को ऐसे ही लिख सकते हैं 1 बटा में 2μ1। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार। चलिए नोट करने वाली बात थी, यहाँ तक आप लोग नोट किए। आगे देखिए एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है वो देखिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि 1μ2 × 2μ3 × 3μ4 × 4μ5, ऐसे ही करके जहाँ तक हम लोग जाएंगे सभी का गुणनफल 1 होगा। यानी कि जितने भी तरीके का माध्यम हम लोग लेते हैं, अलग अलग माध्यमों का गुणनफल जो है कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? ये हमारा था 3 पॉइंट, इसको कर लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं। अभी हम अपवर्तनांक के बारे में आप लोगों को बताएं, तो अपवर्तनांक के बारे में तो जान गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक होते हैं जिसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कुछ अपवर्तनांक होते हैं
जैसे पहला हमारा हवा का अपर्तनांक पूछता है। हवा का अपर्तनांक जो है म्यू ए इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 होता है हमारा हवा का अपर्तनांक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा निर्वात का बात बहुत ज़्यादा होता है, तो निर्वात का क्या होता है, म्यू भी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो है तीसरा हमारा वो है जल का अपर्तनांक। जल का अपर्तनांक के बारे में पूछता है, यानी म्यू W इज इक्वल टू होता है 4/3 इज इक्वल टू 1.33। ये होता है जल का अपर्तनांक। अब हम लोग कांच का अपर्तनांक भी थोड़ा जान लेते हैं। कांच का अपर्तनांक क्या होता है, तो म्यू जी बराबर होता है 3/2 यानी कि 1.5। ये होता है कांच का। और आखिरी में हम लोग एक हीरा का अपर्तनांक जान लेते हैं। हीरा का अपर्तनांक जो है 2.42। सबसे अधिक हीरा का अपर्तनांक होता है, किसका होता है, हीरा का सबसे अधिक। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक किस माध्यम का अपर्तनांक होता है, तो क्या बोलेंगे, हीरा का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारा कुछ अपर्तनांक है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर खत्म करते हैं। अपर्तनांक के बारे में हम लोग जाने, आपेक्षिक अपर्तनांक, निरपेक्षिक अपर्तनांक के बारे में जाने हम लोग, और कुछ इंपॉर्टेंट अपर्तनांक को भी जाने। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये सारे चीज़ बहुत अच्छी तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।